दोस्तों, रितु नाम की महिला अपने पति के साथ शहर में रहा करती थी और वो कपड़े की बहुत शौकीन थी। अक्सर ही जब पति ड्यूटी पर चला जाता था तो वो मार्केट जाकर साग सब्जी लाया करती थी। एक दिन जब वो मार्केट जाती है तो उसे कुछ कपड़े पसंद आते हैं तो वो उसे खरीद लेती है। उसने सोचा कि चलो उसको सिलवा लेते हैं। रितु के घर के नीचे का जो फ्लैट था उसी के नीचे एक टेलर रहा करता था। उसकी दुकान पर वो जा पहुंचती है। तभी जो उसका एक बूढ़ा बुजुर्ग टेलर होता है दोस्तों, वो कपड़े की नापी ले रहा होता है। तभी जो रितु होती है वो कहती है कि अंकल जी, आपका बेटा नहीं है क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, बेटा तो यहाँ नहीं है। तो वो कहती है कि अगर वो आ जाए तो उसको मेरे फ्लैट पे भेज दीजिए, कुछ कपड़े हैं जो मुझे सिलवाने हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों, जब उसका बेटा आता है तो वो कहता है कि जाओ, एक मैडम ने एड्रेस दिया, उस एड्रेस पर चले जाओ और वहां पर एक महिला रहती है जिनको कुछ कपड़े सिलवाने हैं, तो तुम जा करके कपड़े लेकर के आओ। लड़का कहता है कि ठीक है। अब वो क्या करता है दोस्तों कि वो लड़का उस मैडम के फ्लैट पर जाता है और जाकर के फ्लैट का बेल बजाता है। मैडम अंदर से दरवाजा खोलती है। उस समय दोपहर का समय हो रहा था, गर्मी का महीना था तो मैडम जो थी वो एसी रूम में बैठी हुई थी और वो अपने से टाइम पास कर रही थी। और तभी दरवाजा खोलने के बाद उसे कहती है कि अंदर आ जाओ। अब वो लड़का अंदर जाता है, कहता है कि मैडम, आपको कपड़े सिलवाने थे क्या? तो वो कहती है कि हाँ, कपड़े सिलवाने हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, आपको पास जो कपड़े वो मुझे दे दीजिए। और तभी क्या है, वो 4-5 कपड़ों का सेट लेकर के आती है और कहती है कि ये सारे ही कपड़े सिल देना। तो वो कहता है कि मैडम, नापी दे दीजिए, किस नाप से सिलना है? तो वो कहती है कि भैया, जो नापी है वो तो बहुत पुराने हो चुके हैं, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा मोटी हो गई, तो इसीलिए वो सोचा कि नए कपड़े सिलवाती हूँ। तो एक काम करो कि तुम मेरा ही नाप ले लो। तो वो कहता है कि मैडम, मैं आपका कैसे नाप ले लूं, अगर कोई आपको दिक्कत हो? तो वो कहती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नापी ले सकते हो। अब वो खड़ी हो जाती है और फिर कहती है कि नाप ले लो, सलवार सूट अच्छा सा सिल देना। अब दोस्तों, नाप लेने में वो लड़का हिचकिचाने लगता है। कहता है कि मैडम, हाथ मेरे कांप रहे, मैं कैसे आपको छूं? तो वो कहती है कि जब मैं कह रही हूँ तो तुम्हें छूने में क्या दिक्कत हो रही है? तुम नाप लो, अपना काम करो। अब दोस्तों, वो सारे कपड़ों की वो नाप ले लेता है, लेकिन जब चेस्ट नापने की बारी आती है तो फिर उसका हाथ जो था वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। अब क्या होता है कि वो उसके हाथ उस समय कांप रहे थे। तो फिर वो महिला जो रितु होती है वो उसका हाथ पकड़कर अपने चेस्ट की ओर खींच लेती है और कहती है कि अब नापो, तुम्हें क्या दिक्कत है? अब दोस्तों, वो स्पर्श पा करके जो लड़का होता है वो एकदम से ही अजीब ही व्याकुल हो जाता है। उसकी भावनाएं इधर उधर बहकने लगती है। अब वो जैसे जैसे वो नाप रहा था, स्वाभाविक सी बात है कि हाथ भी इधर उधर जा ही रहे थे। अब उसका स्पर्श पा करके रितु भी कहीं ना कहीं व्याकुल हो जाती है और फिर उसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, आपको पूरी कहानी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका इतना ही करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये सच्ची घटना गुजरात की है। अब गुजरात में ही रितु जो थी वो अपने पति के साथ रहा करती थी और उसका पति इंजीनियर था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पति पत्नी दोनों ही साथ रहते थे। उन्हें अब तक कोई बच्चे नहीं हुए थे। अब रितु को शादी हुए मात्र अभी 2 ही साल हुआ था। वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रह रही थी। बच्चे भी कोई नहीं थे। वो बहुत ही हंसी खुशी से दोनों रहते थे। रितु थोड़ा चंचल स्वभाव की थी और खाने पीने की भी बहुत शौकीन थी। और दूसरी चीज, वो लड़कों से बहुत फ्लर्ट किया करती थी। अपनी जिंदगी में उसने हर घाट के पानी पिए थे, लेकिन शादी होने के बाद वो अब अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, जो उसकी आदत थी वो सुधरी नहीं थी। पति के साथ वो रहती जरूर थी, लेकिन उसका मन यही करता था कि कोई उसके साथ वक्त बिताए और फिर उसको वो सारे आनंद दे। अब क्या होता है दोस्तों कि उसके मन में ये तो ख्याल आते ही रहते थे, लेकिन उसके मन मुताबिक अब तक कोई मिला नहीं था। कहीं ना कहीं पति के ऑफिस जाने के बाद घर पर अकेली रहती और ज्यादा से ज्यादा वक्त वो मोबाइल या टीवी में गुजारती थी। अकेलापन उसे खाए जा रहा था। फिर एक दिन वो मार्केट जाती है, क्योंकि उसे कपड़े कुछ खरीदने थे। तो वहां पर वो कपड़े देकर उन्हें पसंद करके खरीद लेती है। और जब वापस आ जाती है तो उसी बिल्डिंग के नीचे एक टेलर काम करता था कपड़े सिलाई का। अब वो उसके दुकान पर पहुंचती है तो फिर उस दुकान पर वो बूढ़े टेलर दे, जो कि लड़के के पिता होते हैं। रितु कहती है कि अंकल आदर्श नहीं है क्या? तो फिर जो टेलर होता है वो कहता है कि नहीं बेटा, वो तो नहीं है, वो तो फिलहाल घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो वो कहती है कि अंकल, अगर वो आदर्श आ जाए तो उसको फ्लैट पे भेज दीजिएगा, मैं कुछ कपड़े लाई हूँ तो मुझे उसके नाप ही देने हैं। तो वो कहता है कि ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगा। अब दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास आदर्श खाना खाकर आता है। तो फिर उसका पिता कहता है कि मैडम के फ्लैट पर चले जाओ, उन्होंने कपड़ा लेकर के रखा हुआ है और उसके माप लेते हैं ना, कपड़े सिलने हैं। तो वो कहता है कि ठीक है पिताजी। अब आदर्श फ्लैट पर जाकर बेल बजाता है। रितु अंदर जाकर रूम में बैठी हुई थी, एसी फर्स्ट क्लास मतलब चल रही थी और वो मजे से बैठी हुई थी। बेल बजता है तो रितु आकर के दरवाजा खोलते है।
अब सामने देखती है कि आदर्श है तो कहती है कि आ गया आदर्श तुम, तो कहता है कि हाँ मैडम, आपने तो पिताजी से बोलकर ही आया था कि आपको कुछ माप देने हैं। तो वो कहती है कि हाँ कुछ कपड़े लाई हो मार्केट से, आ जाओ अंदर आ जाओ। अब वो उसे अंदर बुला लेती है और दरवाजे को बंद कर देती है। अब दोस्तों वो दूसरे कमरे में जाती है और 4-5 कपड़ों का जो सेट होता है उसे लेकर आती है। कहती है कि ये लो कपड़े हैं। तो आदर्श कहता है कि मैडम आप इसकी नापी दे दीजिए। तो वो कहती है कि आजकल मेरा जो हेल्थ है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरा वजन बढ़ गया है, तो मैं थोड़ी मोटी हो चुकी हूँ और इसी वजह से मैं नए कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि जो अब पुराने कपड़े हैं वो फिट नहीं हो रहे हैं और थोड़ा उनको पहनने में मुझे तकलीफ महसूस होती है। तो ऐसा करोगे तो मेरा ही नाप ले लो और उसी के साइज के कपड़े सिल लेना। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम, फिर आप जो इसका नाप है वो दे दीजिए। तो वो कहती है कि एक काम करो, क्योंकि अब तो पुराना नाप छोटा हो गया तो तुम खुद ही नाप ले लो। अब जब आदर्श ऐसा सुनता है तो वो हिचकिचा जाता है। एक तो फ्लैट में वो गया था, वो बड़े घर की महिला थी, बड़े घर की स्त्री थी। अब दोस्तों चूंकि वहां पर उसने उसके सामने से कहा कि तुम यहाँ आकर के खुद ही कर लो, तो कहीं ना कहीं उसके मन में अजीब ही तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो हिचकिचा रहा था, वो इस काम को करने से कहीं ना कहीं नहीं करना चाहता था। अब क्या होता है दोस्तों कि जब उसे थोड़ी घबराहट होती है तो ऋतु कहती है कि इसमें तुम्हें इतना घबराने की क्या जरूरत है, जब मैं कह रही हूँ तो फिर तुम्हें नापने में क्या दिक्कत है। अब जो आदर्श होता है, जो उसका पहले सलवार वगैरह का नाप लेता है और फिर जब सूट नापने की बात आती है तो फिर कंधे वगैरह सब कुछ नाप लेता है। अब बारी आ जाती है चेस्ट के पास नापने की। तो फिर ऋतु जो थी वो शरीर से काफी भरी हुई थी, बहुत ही अच्छी उसकी शरीर की बनावट भी होती है। अब दोस्तों जैसे ही वो फीता लगाता है उसका हाथ रुक जाता है, उसका हाथ जो था वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऋतु कहती है कि क्या हुआ, नापो ना, मैं जब तुम्हें कह रही हूँ तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। तो वो कहता है कि मैडम कहीं इधर उधर छू गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम नाप ले रहे हो, ले सकते हो। लेकिन फिर भी आदर्श की हिम्मत नहीं होती है। वो सिर्फ फीते को जो है वो पीछे से उसके पीठ के पीछे फंसा तो देता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो सही से नाप ले। और तब तक ऋतु जो है वो उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। अब जो उसके दोनों हाथ होते हैं वो जा करके उसको डायरेक्ट छू जाते हैं। अब दोस्तों जैसे उसका हाथ छूता है तो मानो आदर्श के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है, उसे कुछ अजीब सा ही महसूस होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि किसी तरीके से वो नाप तो ले लेता है, लेकिन जो उसका शरीर पर हाथ था वो छुए जा रहा था और उसका स्पर्श पाकर के जो ऋतु थी वो भी व्याकुल हो गई थी। अब ऋतु को जो है वो अपने जो स्कूल और कॉलेज के दिन थे वो याद आ जाते हैं। ऋतु को लगा कि यार ये तो लड़का वाकई में अच्छा है, मौका भी बहुत अच्छा है, पति भी घर पर नहीं है और टाइम ही टाइम है। अब दोस्तों देखते ही देखते ऋतु जो होती है वो उस लड़के के साथ अलग हरकतें करना शुरू कर देती है, उसे छूने लगती है। अब वो लड़का तो पहले से ही बहका हुआ था, वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब देखते ही देखते दोनों जो है वो बेड पर चले जाते हैं। अब ऋतु जो है वो उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाती है, उसके साथ वो गलत रिश्ते बनाने की भी शुरुआत कर चुकी थी। अब आदर्श और रिश्ते के बीच, दोनों के बीच में रिश्ते कायम हो जाते हैं। दोनों की उम्र मात्र 4-6 साल का अंतर था। राजेश जो था वो 22-23 साल का था और ऋतु जो थी वो 27 साल के आसपास थी। बहुत ही कम उम्र का अंतर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ही हम उम्र हो। अब दोस्तों आदर्श जो होता है वो अपना अंदर की जो भावनाएं होती है वो उसे रोक नहीं पाता है और आखिरकार ऋतु के साथ वो समय बिता लेता है और लगभग आधे घंटे तक उनका ये खेल चलता है। जब दोनों ये सब काम कर लेते हैं तो ऋतु को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आदर्श ने उसे खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर तरीके से उसने उसे खुश किया था। दोनों ही जब ये सारा काम कर लेते हैं, जब दोनों का ये नशा उतर जाता है तो फिर आदर्श हड़बड़ाते उठता है और कपड़े ठीक करता है और कहता है कि मुझे जाना है, बहुत देर हो गई, वरना बाबूजी को शंका हो जाएगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो वो कहती है कि 2 मिनट रुको, 2 मिनट में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो बैठ जाता है। तो वो महिला कहती है कि आदर्श वाकई में तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने जो कुछ किया वो बहुत अच्छे से किया। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो कहता है कि नहीं। तो फिर वो कहती है कि फिर तुम इतना कुछ कैसे सीखे, इतना परफेक्टली तुमने ये काम कैसे किया? तो वो कहता है कि बस कैसे होता चला गया, मुझे खुद पता नहीं चला, मैं तो बस अपने आप को तुम्हारे सामने पूरी तरीके से न्यौछावर कर चुका था। अब जो ऋतु होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें ये करके अच्छा लगा? तो आदर्श कहता है कि बहुत अच्छा लगा। तो फिर ऋतु कहती है कि तुम चाहो तो रोज ही मेरे फ्लैट पर आ सकते हो, वैसे भी मेरे यहाँ कोई नहीं रहता है, मैं तुम्हें 1 घंटे का समय रोज दे दिया करूंगी। अब दोस्तों आदर्श को बहुत अच्छा लगा था कि यार काम के साथ मजे के भी दिन आ गए थे। अब क्या होता है दोस्तों कि वो कहता है कि ठीक है, और अब ऋतु जो है उसे अपना नंबर दे देती है और कहती है कि जब मैं फ्री रहूंगी तो फोन कर दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है। अब फिर क्या होता है कि उसके बाद जो ऋतु और जो आदर्श होते हैं उन दोनों के बीच में ये रोज का ही सिस्टम चलने लगता है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। शहर में अक्सर ही लोग एक दूसरे से कोई मतलब या जरूरत नहीं रखते, बस अपने काम से काम रखते हैं। अब ऋतु का जो पति था वो अपने काम पर चला जाया करता था और इधर ऋतु जो थी वो आदर्श के साथ अपने काम पर लग जाया करती थी। दोनों का ही काम जो था वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत ना थी, ना ही किसी को इस बात की कोई भनक थी। ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है। एक दिन दोपहर के आसपास का समय होता है।
अब जो ऋतु होती है वो आदर्श को फोन करती है। आदर्श खाना खाना गया था और उसका मोबाइल इत्तेफाक से उस दिन डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि ऋतु का जो फोन करने का टाइम था वो 2 से 3 बजे के बीच में था और वो उस दिन पहले ही फोन कर देती है। तो फिर वो अपना फोन दुकान पर ही चार्जिंग में लगा करके चला गया था और फिर वहां घर पर जाने के बाद दोस्तों जब ऋतु उसके नंबर पर फोन करती है तो उसका जो आदर्श का पिता होता है वो फोन उठा लेता है। अब ऋतु जैसे ही आदर्श का फोन उठता है तो कहती है कि जल्दी आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। ये बात आदर्श का पिता सुन लेता है। तब तक आदर्श का पिता कहता है कि आदर्श तो नहीं है, वो तो खाना खाने गया है। ऋतु घबरा जाती है और फोन को कट कर देती है। अब दोबारा से वो फोन नहीं करती है। आदर्श अपने दुकान पर आता है तो उसका पिता कहता है कि किसी का फोन आया था और वो तुम्हें घर पर बुला रही थी, कह रही थी कि घर पर कोई नहीं है, जल्दी आ जाओ, ये क्या चल रहा है। अब आदर्श जो है वो भी डर जाता है, कहता है कि कुछ नहीं, मुझे क्या पता कि कौन सा फोन आया था और किसका फोन आया था। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर से उसे कॉल कर लो। अब दोस्तों क्या होता है कि जो उसका पिता होता है उस पर शक करने लगता है। अब वो फोन इधर से आदर्श करता है तो ऋतु फोन उठाती है। आदर्श कहता है कि कौन हो और कहाँ से बोल रही हो। ऋतु जो है वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं आदर्श के पास उसके पिता खड़ा है और इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। अब क्या होता है कि ऋतु कहती है कि सॉरी, रॉन्ग नंबर था। अब इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। आदर्श कहता है कि देखा, ये तो रॉन्ग नंबर था, आप तो बेवजह ही मुझ पर शंका कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आदर्श के पिता के मन में शंका का बीज बो चुका था, क्योंकि आदर्श जो था वो लगभग 1-1.5 महीने से 2 से 3 बजे के बीच में गायब ही हो जाता था और उसी दिन से गायब रहने लगा था जिस दिन वो ऋतु के यहाँ नाप लेने गया था। उसे ये शंका हो गया था। थोड़ा सा इसने आवाज करने को भी नोटिस किया तो पता चला था कि ये आवाज तो शायद ऋतु की ही है, क्योंकि अक्सर ही ऋतु आती जाती थी तो दुकान से हाय हेलो करके जाती थी। लेकिन उसे इस तरह की शंका नहीं थी कि इन दोनों के बीच में गलत खेल चल रहा है। अब किसी काम के बहाने आदर्श दुकान से निकलता है और ऋतु से कहता है कि आज मिलना मुश्किल है, कल कोशिश करते हैं। और जो हमारी टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से अगर काम करो, ऐसे अगर फोन करोगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि फोन तुम्हारे पास है, तुम तो फोन दुकान पर चार्ज कर लगा कर गए थे। तो वो बोला कि फोन चार्ज नहीं था, इसी वजह से मैं लगा करके गया था, मुझे क्या पता कि तुम फोन करोगी, तुम तो हमेशा ही 2 से 3 के बीच में फोन करती हो। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें गलत टाइम पर फोन नहीं करूंगी, उसी टाइम पर करूंगी। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अगले दिन फिर 2-3 बजे के आसपास उसका फोन आता है और चुपके से आदर्श निकाल लेता है। उस दिन आदर्श का पिता भी इसके पीछे पीछे दबे पांव चल लेता है और देखता है कि आखिर ये आज जा कहाँ रहा है, मैं देखता हूँ। और ये सीधा फ्लैट में जाता है और फ्लैट में जाने के बाद जो ऋतु का फ्लैट होता है, जो कमरा होता है, वहां पर चला जाता है। और फिर चुपके से आदर्श का पिता जो ये सारा नजारा देख रहा था। जैसे ही आदर्श कमरे के अंदर जाता है, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाता है। आदर्श के पिता को समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगा था। वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है। 10-15 मिनट तक वो इंतजार भी करता है। आदर्श फिर भी घर से बाहर नहीं आता है। अब टीवी की आवाज जो थी वो बहुत तेज चल रही थी। दोनों क्या बात करें, क्या करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो कान लगाए दरवाजे के पास सब कुछ सुनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। 15-20 मिनट के आसपास का वक्त हो जाता है। उसे शंका होती है तो वो बेल बजा देता है। अब जब बेल बजाता है तो ऋतु को लगा कि शायद कोई आया होगा। उसे क्या पता था कि आदर्श का पिता आया है। वो झट से आकर दरवाजा खोल देती है और जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि आदर्श का पिता सामने खड़ा है, आदर्श पीछे बैठा हुआ है। आदर्श जब अपने पिता को दरवाजे पर देखता है तो एकदम से खड़ा हो जाता है, एकदम से ही घबरा जाता है, डर जाता है। और फिर वो उसका पिता अंदर जाता है और कहता है कि तुम दोनों के बीच ये जो चल रहा है वो मुझे पहले से ही लग रहा था कुछ गलत है, लेकिन फिर भी मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था कि तुम ही हो। अब ऋतु को भी डांटता है, कहता है कि एक तो तुम उम्र बड़ी हो, तुम समझदार हो, तुम शादीशुदा महिला हो, तुम्हें ये सब करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तुम्हारा अपना परिवार है, अगर कुछ हो जाएगा तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा क्या होगा। और मेरा बेटा तो अभी उम्र में ही छोटा है, ये तो खुद नालायक है, इसे भी समझना चाहिए कि शादीशुदा महिला के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था इसे। उसे वो बहुत समझाता है, बेटे को 2-4 थप्पड़ भी खींच कर दे देता है और कहता है कि चल तू सीधे अब दुकान पर चल। अब वो उसे दुकान पर लेकर आ जाता है। उसने जो ऋतु के सामने 2-3 थप्पड़ मार दिए थे, वो बात थोड़ी आदर्श को बुरी लग गई थी। उसे लगा कि मेरी इससे बेइज्जती हो गई, लेकिन क्योंकि उसका बाप था तो वो कर भी क्या सकता था। अब क्या होता है दोस्तों कि जो आदर्श का पिता होता है वो उसके ऊपर पूरी पहरेदारी लगा देता है। जब तक वो दुकान पर रहता तो रहता, और नहीं तो उसे कहता है कि सीधा घर जाओ और घर जाकर के मुझसे बात करो। वो कहता है कि अपनी मम्मी से जाकर घर पर बात कराओ। 1 हफ्ते का सप्ताह बीत जाता है। इस एक हफ्ते में ना तो ऋतु की मुलाकात होती है और ना ही आदर्श की मुलाकात होती है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बेचैन थे। ऋतु आदर्श से कहती है कि देखो, हम लोग इस तरीके से तड़प रहे, मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई रास्ता निकालो, वरना तो फिर तुम्हारे पिताजी हम दोनों को ही अलग कर देंगे। आदर्श कहता है कि क्या करूं यार, मेरा भी तो मिलने का बहुत मन करता है, और जो जो पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं मुझे भी याद आती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म कर दूं या फिर आ जाऊं सीधे तुम्हारे पास। तो वो कहती है कि यार मुझे भी बहुत याद आती है, मेरा भी मन नहीं लग रहा, कुछ करो। तो वो कहता है कि चल फिर ठीक है, कुछ सोचता हूँ। और फिर एक दिन दोस्तों वो घर से निकलने का प्रयास करता है, लेकिन आदर्श का पिता फिर से रोक लेता है। आदर्श को बहुत अंदर से गुस्सा आ जाता है। उसे यही लगता था कि आज के आज ही अपने पिता को रास्ते से हटा दो।
वो बाहर निकलता है, रितु को फोन करता है, कहता है कि यार मिलना इतना आसान नहीं है, पिताजी रोक रहे हैं। तो वो कहती है कि कोई रास्ता निकालो तब। तो आदर्श को ये लगने लगा कि मेरा पिता जो है वो मेरी तो बात ही नहीं सुन रहा है, जबकि उसका पिता उसे अच्छी चीजें सिखा रहा था। लेकिन जो उसका दिमाग था वो पूरी तरीके से रितु के ऊपर ही आ चुका था, दिल आ चुका था। उसे लग रहा था कि बस रितु ही उसके लिए सब कुछ है। अब एक दिन वो एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाता है जिसकी कल्पना किसी से नहीं की थी। रात के लगभग 11 बजे के आसपास का समय था और दुकान बिल्कुल बंद होने के टाइम पर था। आसपास की जो दुकानें थी वो लगभग बंद भी हो चुकी थी, सिर्फ इसकी ही दुकान खुली थी। दुकान बंद होने ही वाली थी, बाप बेटे जो दोनों थे वही दुकान पर थे। अब जैसे ही शटर डाउन करने का प्रयास करता है तो दोस्तों क्या होता है कि आदर्श अपने पापा से कहता है कि थोड़ा सा जो वो सामान लगा है वो लेकर के आइए, ऐसे ही रखी रहती है, टिफिन वगैरह थी। तो वो कहता है कि उसे लेकर के आइए। अब जैसे ही आदर्श के पिता अंदर जाता है, आदर्श भी अंदर घुस जाता है और शटर को डाउन कर देता है और फिर अपने पिता का वहीं पर कपड़े की रस्सी की जो टाइप होती है उसी से वो दबा देता है, और जब तक दबाता है जब तक कि उनकी जान नहीं निकल जाती है। उसको दोस्तों मार करके वहीं पर छोड़ देता है और फिर एक वायर काटता है और वायर काट करके उसके बदन में जानबूझ करके टच करा देता है, जिससे कि सुबह किसी को यही लगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ होगा। यानी कि उसने बकायदा अपने पिता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार किया था, जिसके मुताबिक उसने ये सारा काम किया था। अब वो अपने पिता को इस दुनिया से हटा चुका था और वो बेफिक्र था कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब जो आदर्श होता है दोस्तों, शटर हाफ करके बाहर आता है और फिर बाहर आने के 20-25 मिनट के बाद वो फिर से अपनी दुकान की तरफ जाता है और जाकर के जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे पिताजी को करंट लग गया है, पिताजी को करंट लग गया है। अब पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है तो वो कहता है कि मेरे पिताजी को करंट लग गया है। पुलिस देखती है कि उसके बदन में करंट तो लगा हुआ है। अब पुलिस जो है वो उसके शव का पंचनामा करके सीधे उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल केस था। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पुलिस दंग रह जाती है। दरअसल जो रिपोर्ट आती है उसमें यही पता चलता है कि इसकी मृत्यु जो है वो करंट लगने से नहीं बल्कि गले को दबाकर किया गया है। अब पुलिस को ये लगने लगा कि आखिर इसकी हत्या किसने की। अब पुलिस के लिए वो केस एक तरह से चुनौती बन गई। तो उन्हें लगा कि कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करना है। पुलिस अपने जांच में जुट जाती है। अब जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर होता है उसे देखा जाता है। जब सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है तो देखती है कि 15 मिनट पहले आदर्श उसी शटर के नीचे से निकल रहा है और 15 मिनट के बाद फिर आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि इसमें कहीं न कहीं आदर्श का ही हाथ है। आदर्श को नहीं पता था कि रोड के ही सामने कैमरा भी लगा हुआ था और उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब क्या होता है कि पुलिस आदर्श को पकड़ती है और उसे पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है। आदर्श पहले तो बहाने वगैरह बनाता है, लेकिन जब उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जाती है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है और फिर सारे गुनाह अपने कबूल कर लेता है। उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसे अपने पिता के साथ क्यों किया। तो फिर जो वो बताता है वो सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। वो बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे मिलने भी जाया करता था और पिताजी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था तो उसने मुझे रोक दिया था और फिर से जब मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो फिर वो मुझे उल्टा सीधा खूब बोले और मारा भी, पीटा भी, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हम अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और इसी वजह से मैंने ऐसा किया। अब पुलिस ये सुनकर के भी दंग रह गई कि एक महिला के लिए, एक शादीशुदा महिला के लिए उसने अपने बाप के साथ ऐसा हादसा कर दिया था। दोस्तों पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और एफआईआर दर्ज किया जाता है और फिर संबंधित धाराओं में उसे जेल भेज दिया जाता है और साथ ही साथ उसका सहयोग करने के जुर्म में रितु को भी गिरफ्तार किया जाता है और उसे भी जेल भेज दिया जाता है। अब जब रितु के पति को ये बात पता चलती है तो वो एकदम शॉक रह जाता है कि उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही थी। उसे तो लगा था कि उसने जो कुछ भी किया है उसकी सजा यही है कि इसे जेल भेज दिया जाए। पुलिस के पास जाता है और कहता है कि इसे जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सका इन दोनों को ही देना, क्योंकि इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, माफी के लायक नहीं है। दोस्तों पुलिस दोनों को ही जेल भेज देती है। अब जो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब दोनों जो है वो अलग अलग जेलों में बंद थे। वो महिला जेल में और ये पुरुष जेल में बंद हो चुका था। तो कहते हैं कि कभी भी आपा नहीं खोना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और ऐसी कहानी, ऐसी घटना तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप फंसी जाए। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में होती है जो हमें सीख दे जाती है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। जैसा आदर्श ने अपने पिता के साथ, ऐसा बिल्कुल भी किसी को साथ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो भी राय हो ये भी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक